एक हमारा लंबा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, भारत में अंग्रेजों का एक शक्ति के रूप में उद्भव। और उसी क्रम में हम लोग कल पढ़े थे पंजाब के बारे में। तो पंजाब का जो बैकग्राउंड था, पंजाब कैसे पंजाब बनता है, और पंजाब में जो सिख गुरु हैं उनकी क्या भूमिका रही। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना हुई, फिर सिख कम्युनिटी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, है ना, संगठित स्वरूप दिया। और गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उनके मरने के बाद गुरु का जो पद था वो समाप्त हो गया। तो फिर जो सिख कम्युनिटी है उसको कौन दिशा निर्देश देगा, तो उसके लिए बंदा बहादुर सामने आया और बंदा बहादुर की फर्रुखशहर ने हत्या करा दी। तो फिर से एक बार जो सिख कम्युनिटी थी वो बिखर गई और उनको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं बचा। और फिर से एक बार मौका मिलता है, फिर से एक बार मौका मिलता है कपूर सिंह को। याद आया आप लोगों को, जकारिया खान ने उन्हें मौका दिया और कपूर सिंह ने फिर से सिख कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया। और कपूर सिंह के बाद फिर जस्सा सिंह अहलूवालिया आते हैं और जस्सा सिंह अहलूवालिया ने सिख कम्युनिटी को 12 मिसलों में डिवाइड कर दिया। और उन 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल थी, और सुकरचकिया मिसल के जो प्रमुख थे वो थे महासिंह, और महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने आधुनिक पंजाब की स्थापना की। ओके, तो जो मॉडर्न पंजाब है आज हम लोग उसकी बात करेंगे, और मॉडर्न पंजाब को कैसे प्रशासित किया रणजीत सिंह ने, और फिर अंग्रेजों के कब्जे में वो कैसे चला जाता है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अंग्रेज और पंजाब। ठीक है, सेकंड लेक्चर है ये पंजाब का। तो पहले थोड़ा सा हम लोग रणजीत सिंह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर पंजाब की पॉलिटिक्स में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो रणजीत सिंह जो थे वो महासिंह के पुत्र थे और सुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे। और जो सुकरचकिया मिसल थी, ये चेनाब और रावी नदी जो है, चेनाब और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर सुकरचकिया मिसल का साम्राज्य था। चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप पे ही बात कर लेते हैं। तो पहले एक हम मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये मैप, ठीक है। तो यहां पर एक नदी बहती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस, है ना। कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, है ना। कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, है ना, ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, झेलम, चेनाब, रावी, है ना, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये है झेलम, ये है चेनाब, और ये है झेलम, चेनाब, ये हो गई रावी, और ये हो गई ब्यास, और ये हो गई सतलज। ये नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैप के माध्यम से हम आपको चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक बार आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है? फटाफट जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको? जो मैप मैंने बनाया है दिख रहा है क्लियर? ओके 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 ओके, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफी का हेल्प लिया है यहाँ पर। तो ये झेलम, चेनाब, है ना, और चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी और चेनाब नदियां, है ना, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको हम यहाँ पर सेडेड कर रहे हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये है चेनाब और ये है रावी। तो चेनाब और रावी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत आता था। ये जो टेरिटरी थी चेनाब और रावी, है ना, चेनाब और
रावी रिवर के बीच में, चेनाब और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र था, ये जो टेरिटरी थी, ये थी सुकर चकिया मिसल। यहाँ पर इसका साम्राज्य था सुकर चकिया मिसल। और ये जो सुकर चकिया मिसल है, इसके जो हेड थे वो थे महासिंह। कौन थे? महासिंह। और महासिंह के जो पुत्र थे वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह और रणजीत सिंह ने आधुनिक पंजाब की स्थापना की। आधुनिक पंजाब की स्थापना। तो आधुनिक पंजाब की नींव किसने डाली? रणजीत सिंह ने आधुनिक पंजाब की स्थापना कर दी। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है, चेनाब और रावी नदी के बीच वाला। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में। ठीक है, ये दिख रहा होगा। रणजीत सिंह जब आधुनिक पंजाब की स्थापना करते हैं तो एक छोटा सा ये क्षेत्र है, छोटी सी टेरिटरी है। और फिर इसकी स्थापना करने के बाद ये अपने साम्राज्य को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। और विस्तार करने के लिए इनको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी बसी बात आपको समझ में आई होगी। ये 1792 से 1839 का समय है रणजीत सिंह का। 1792 से 1839 का समय है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। और ये क्लास पढ़ने के बाद, हमारा क्लास देखने के बाद फिर आप कोई बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बुक हमने बताई थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। जो आपका मीडियम है उसके लिए आप ये परचेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो मेरा क्लास करिए और साथ साथ स्पेक्ट्रम की बुक भी पढ़ते जाइए। बस इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जो इसके बाहर बनेगा उसे छोड़ दीजिएगा, है ना, वो होगा भी नहीं। ठीक। तो इतनी बात, अभी इस मैप को हम रफ नहीं करेंगे। ठीक है। तो पहले इतना हमने आपको समझाया। तो आधुनिक पंजाब की जो स्थापना हुई थी रणजीत सिंह के द्वारा, वो छोटा सा क्षेत्र था इसका, है ना, एक छोटा सा क्षेत्र था आधुनिक पंजाब ये। ठीक। अब आगे चलकर देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाते हैं और इस मैप में क्लियर करते चीजें, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये देखो जो सतलज नदी है, ये वाली, यहाँ पर ये जो नदी दिखाई ना, ये सतलज है। यस बनाया हुआ है, यस फॉर सतलज। ये नदी सतलज है। ठीक। ये भारत से बाहर से आती है। ठीक। और फिर ये भारत में इसकी एंट्री होती है, और ये ब्यास नदी पंजाब में इससे मिल जाती है। भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग, ज्योग्राफी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो पंजाब का इधर वाला क्षेत्र है, ये मैं यहाँ पर आपको लोकेट करना चाह रहा हूँ। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये बंगाल। ठीक। तो ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये सतलज के इधर, ये थोड़ा जो मैप हमने बनाया ना, ये मतलब कंप्यूटराइज तो नहीं है, ये एक आउटलाइन है। तो एग्जैक्ट मैप नहीं बना है, समझने के लिए आपको हमने बनाया। तो ये नदी जो है ना, इसका जो इधर वाला हिस्सा है, ये बंगाल, ये पूरब वाला है ना, इसके पूरब में थोड़ी सी ऐसी नदी होगी, तो ये पूरब में पड़ेगा। तो बंगाल जो होता है वो सतलज नदी के ईस्ट में पड़ता है। ठीक। तो इस जगह पर किसका साम्राज्य है? यहाँ पर अंग्रेज आ चुके हैं। तो चूंकि अंग्रेज बंगाल को जीत चुके हैं बक्सर की लड़ाई में 1764 में, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों का है। इसके अलावा ये फिर 1856 में इन्होंने बाद में अवध भी मिला लिए, तो ये टेरिटरी अंग्रेजों की है। ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये जो क्षेत्र है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो 12 सिख मिसल थी, है ना, 12 सिख मिसल, सिख मिसल, जिनको जस्सा सिंह एहलूवालिया ने बनाया था। ठीक है। तो उनमें से 12 में से एक कौन है? सुकर चकिया। ध्यान से समझिएगा, सुकर चकिया मिसल, और इसी से बिलोंग करते रणजीत सिंह। तो सबसे शक्तिशाली जो मिसल है वो कौन है? सुकर चकिया। तो इन 12 में एक मिसल सबसे शक्तिशाली है। जो सबसे शक्तिशाली है वो ये अपने साम्राज्य को क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। ठीक है। तो रणजीत सिंह क्या करते हैं? इन सभी पर भारी पड़ जाते हैं। तो रणजीत सिंह क्या करते हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य यहाँ पर फैलाना शुरू किया। तो ये पूरा झेलम से लेकर ये सतलज तक इनका साम्राज्य फैल गया। ठीक है। तो पूरा जो क्षेत्र है इसको हम यहाँ पर रेड कलर से
यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो डॉट 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 यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये सतलज, यहाँ तक ये पहुंच गया रणजीत सिंह का साम्राज्य। तो रणजीत सिंह का एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर बन जाता है, यानी ये एक पंजाब एक बड़ी टेरिटरी बना लेते हैं रणजीत सिंह। अब होता क्या है कि जब इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर फैलाया, जब अपना साम्राज्य यहाँ पर फैलाया, तो जितने भी सिख मिसल थे, 11 जो सिख मिसल थे, वो यहाँ से भागने लगे। या तो वो रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करते वो भाग के यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आ जाते हैं अंग्रेजों के संरक्षण में। तो वो जो यहाँ के अन्य सरदार होते हैं, वो रणजीत सिंह के डर की वजह से वो भाग आते हैं यहाँ से, या तो रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, या तो वो वहां से भागते हैं आ जाते हैं यहाँ। और यहाँ कौन है बंगाल में? अंग्रेज। तो अंग्रेजों से वो क्या मांगते हैं? अंग्रेजों से मतलब सुरक्षा मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, ठीक है। अब क्या करता है रणजीत सिंह, यहाँ सतलज नदी के पार कदम रखता है। तो जैसे ही रणजीत सिंह सतलज नदी के पार कदम रखता है, तो किसकी टेरिटरी में आ जाता है? अंग्रेजों की टेरिटरी में आ जाता है। तो अंग्रेजों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो अंग्रेज रणजीत सिंह से कहते हैं, मिस्टर रणजीत सिंह, तुम सतलज के पूरब में अपने साम्राज्य का विस्तार ना करो। अगर पूरब में विस्तार करोगे हमें टेंशन होगी, और अगर हमें टेंशन होगी तो तुम्हें भी टेंशन होना शुरू हो जाएगी, तो हम तुम्हें टेंशन देना शुरू कर देंगे। तो मामला जानते हो, अंग्रेजों के दिमाग में रणजीत सिंह खटकना शुरू कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आई? तो अंग्रेज एक्शन लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? एक बताइए फटाफट, वॉइस सेटिंग मैंने खोल रखा है, बताइए इतनी बात समझ में आई? यस सर, आ गई। क्लियर हुआ ना? यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा हल्का सा हम स्लोली यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। और यदि आपको एक ही बार में समझ में आ गया तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। ओके, कितने लोग हैं क्लास में, एक बार मैं नजर डाल लूं, नजर डाल लेता हूं। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलो। अब आप एक मामला और यहां पर होगा, देखो इतना समझ में आ जाएगा। अब एक मामला और देखो, इधर जब जाएंगे ना, तो इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र पड़ेगा, इधर वाला क्षेत्र क्या पड़ेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, चूंकि ये क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका लिंक यहाँ पर होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर है रूस। रूस, अब रूस क्या करता है? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है, रसिया का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ठीक है। तो रसिया नहीं चाहता है, सॉरी, रूस हस्तक्षेप करता है अफगानिस्तान में। अब अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में रूस का हस्तक्षेप हो। अंग्रेजों का पूरा इरादा है कि ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र हम जीत लें, और अफगानिस्तान में रूस का हस्तक्षेप ना हो। क्यों? क्योंकि अगर रूस यहाँ पर बैठ जाएगा, तो अंग्रेज जब यहाँ तक आएंगे, तो रसिया अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात आप समझिएगा, अंग्रेजों की टेरिटरी रसिया की टेरिटरी से मिलने लगेगी, क्योंकि रूस यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि रूस यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाए। तो अंग्रेज क्या करेंगे? पहले रणजीत सिंह से मिलकर और अफगानिस्तान का एक शासक है उससे मिलकर, ये तीनों एक संधि करते हैं। रणजीत सिंह, अंग्रेज और अफगानिस्तान का एक शासक, अभी आपको बताएंगे, कि वो मिलकर रूस को यहां से भगाना चाहते हैं। तो इस क्रम में अंग्रेज क्या कहते हैं रणजीत सिंह से कि हमारी सेना अफगानिस्तान में जाएगी तो रास्ता पंजाब से ही है, तो हमारी सेना पंजाब से गुजरेगी और अफगानिस्तान जाएगी। तो रणजीत सिंह इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों की सेना
पंजाब से गुजरकर यहाँ आती है। इसका मतलब है अंग्रेज की सेना पंजाब में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। तो वो जो अफगानिस्तान को लेकर 3 लोगों की संधि होती है, रणजीत सिंह अंग्रेज और अफगानिस्तान का शासक, तो उस क्रम में अंग्रेजों की सेना पंजाब से गुजरने का इसे अधिकार मिल जाता है। तब रणजीत सिंह को अपनी इस गलती का एहसास होता है कि हमने अंग्रेजों की सेना को यहाँ से रास्ता तो दे दिया है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की सेना पंजाब का जायजा ले लेगी, पंजाब की स्थितियों को भांप लेगी और जैसे ही मौका मिलेगा अंग्रेज पंजाब को निगल जाएंगे। तो रणजीत सिंह को यह अपनी गलती का एहसास होता है। तो अफगानिस्तान के मामले को लेकर अंग्रेजी सेना पंजाब में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही पंजाब में सेना अंग्रेजों की गुजरती है तो रणजीत सिंह कहते हैं कि लगता अब पंजाब खतरे में है। और वास्तव में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज पंजाब की परिस्थितियों को भांप लेते हैं और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि वो पंजाब के मामले में उलझ जाते हैं और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतने योग्य होते नहीं है और शुरू हो जाता है अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध। और 2 युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और उन युद्धों में सिख पराजित हो जाते हैं और पंजाब को लॉर्ड डलहौजी 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो ये हमने आपको अभी सिर्फ एक मोटी बताई है। ठीक है, तो पंजाब के मामले में अफगानिस्तान और रूस कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये बात समझ में आई आपको? जल्दी से बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर, आ गई। आगे ना? ओके, यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो ये हमने आपको शॉर्ट में पूरी बैकग्राउंड आपको समझा दी। बस इतना समझ में आएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। ये शॉर्ट हमने इसलिए कर दिया कि ताकि आपके दिमाग में चीजें पहले से ही बैठ जाए। ओके, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप को मुझे लगता है मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं और आपके दिमाग में ये बातें आ चुकी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रणजीत सिंह, है ना। समय इनका याद कर लिए 1792 से 1839 का समय है रणजीत सिंह का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अफगानिस्तान से, उठाते हैं अफगानिस्तान। देखिए, जो अफगानिस्तान था आपको हमने बताया था नादिर शाह का आक्रमण भारत में, करनाल की लड़ाई। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था 1739 की बात थी। तो एक अफगान आक्रांता भारत में आक्रमण करता है 1739 में, इसको कहते हैं नादिर शाह, और वो युद्ध होता है हरियाणा में, करनाल में, इसे हम करनाल की लड़ाई कहते हैं। जनवरी 1739 में होता है। फिर वो इसके बाद दिल्ली आता है और दिल्ली को लूटता है और दिल्ली में जो शाहजहां का मयूर सिंहासन होता है उसे भी उठाकर ले जाता है और उसमें जो कोहिनूर लगा होता है वो भी ले जाता है अफगानिस्तान। तो ये जो अफगान था नादिर शाह, ये कोहिनूर ले जाता है। फिर नादिर शाह के बाद अब्दाली आता है, फिर अब्दाली के बाद फिर और भी अफगानिस्तान में आ जाते हैं। तो इसमें अफगानिस्तान का एक शासक होता है, अफगानिस्तान का शासक, जिसका नाम होता है जमान शाह, जिसका नाम होता है जमान शाह। ठीक है, तो ये जमान शाह होता है, ये पंजाब को अपना मानता है, ये पंजाब को अपना मानता है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्वजों ने, जमान शाह के पूर्वजों ने, अर्थात जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किए थे। तो ये जो जमान शाह था, भले ही अफगानिस्तान का शासक था, और ये कहता चूंकि मेरे दादा लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने पंजाब पर अधिकार किया था, तो मैं भी
पंजाब का शासक हूँ, ये अपने आप को पंजाब का शासक मानता है ना। तो ये क्या मानता है, ये अपने आप को पंजाब का शासक भी बोलता है ना। अफगानिस्तान का है, लेकिन ये अफगानिस्तान में हो गया गृह युद्ध, है ना। अफगानिस्तान में क्या हुआ, गृह युद्ध, गृह युद्ध चल रहा है वहां पर। जैसे ही गृह युद्ध वहां पर छिड़ा तो जमान शाह इस गृह युद्ध में फंस जाता है। जमान शाह इस गृह युद्ध में फंस जाता है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो मेरी तरफ से आ रही है, क्यों भाई आप लोग बताओ, क्या मैसेज करो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, मैसेज कीजिए। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है भाई, देखिए सौम्या सौम्या मिश्रा बोली आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना देखिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ सिस्टम पूरा सही है, माइक्रोफोन लगा हुआ है ना। इंटरनेट हाई स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो गृह युद्ध में जमान साहब बिजी हो जाता है, और जैसे ही गृह युद्ध में बिजी हो जाता है तो यहाँ भारत में पंजाब में कौन है, रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह जो है ये मौका पाते हैं और पंजाब में अपने आप को सशक्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जमान शाह का ध्यान वहां गृह युद्ध में बट जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हैं रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह अपनी तलवार की शक्ति से पूरा जो मध्य पंजाब का क्षेत्र है वहां पर ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब जमान शाह इस गृह युद्ध से फुर्सत पाता है तो जमान शाह फिर से पंजाब पर आक्रमण करता है ना। तो जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण, पंजाब पर आक्रमण, लेकिन उसके पहले रणजीत सिंह पंजाब में अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाता है और ये बैक हो जाता है, लौट जाता है। तो जमान शाह लौट गया, लेकिन लौटने के क्रम में जमान शाह की एक तोप, जमान शाह की एक तोप चेनाब नदी में गिर जाती है। चेनाब नदी, आपको पता है ना अभी, चेनाब नदी, तो चेनाब नदी में गिर जाती है और ये चला जाता है। तो रणजीत सिंह क्या करते हैं, उस तोप को नदी से निकलवा कर और अफगानिस्तान भिजवा देते हैं जमान शाह के पास। तो जमान शाह को लगता है कि यार हमने तो यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन रणजीत सिंह तो अच्छा आदमी है ना, तो इन्होंने तो मेरी तोप को वापस करवा दिया। तो उसको सिंपैथी पैदा हुई रणजीत सिंह से। तो इस सेवा के बदले रणजीत सिंह को जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया, है ना। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को इस सेवा के बदले, कौन सी सेवा, उसकी तोप जो उन्होंने भिजवा दी थी, ठीक है। तो जमान शाह ने तोप भिजवाने की सेवा के बदले रणजीत सिंह से कहा कि आप लाहौर पर कब्जा कर लीजिए, लाहौर पर कब्जा कर लीजिए। लाहौर, तो आज तो लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम तो वो उस पंजाब में ही था। तो लाहौर पर कब्जा कर लीजिए। तो रणजीत सिंह ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो रणजीत सिंह लाहौर तक पहुंच जाते हैं, लाहौर भी अपने पंजाब में रणजीत सिंह शामिल कर लेते हैं। तो लाहौर पर अधिकार रणजीत सिंह का हो गया। समझ में आ गई बात यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो लाहौर जो रणजीत सिंह को मिला है वो जमान शाह के कहने पर रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा करते हैं। फिर एक जो अमृतसर है, तो लाहौर पर कब्जा कर लिया, यहां पर मैं लिख देता हूं लाहौर, ठीक है। ये रणजीत सिंह के साम्राज्य में शामिल हो जाता है, लाहौर। फिर इसके बाद जो अमृतसर है, अमृतसर, अमृतसर पर रणजीत सिंह का ध्यान जाता है। तो अमृतसर जो था वो उस टाइम पर भंगी मिसल के अधिकार में था। ये किसके अधिकार में था, भंगी मिसल। तो 12 मिसलें थी, जैसे मैं आपको बताया सुकर चकिया मिसल, भंगी मिसल, है ना, ऐसे 12 मिसलें थी। तो भंगी मिसल के अधिकार में था अमृतसर। तो रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया, भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। तो अब रणजीत सिंह का कब्जा अमृतसर पर भी हो जाता है। तो भंगी मिसल कमजोर पड़ जाती है और रणजीत सिंह उससे अमृतसर छीन लेते हैं। सर अभिषेक यादव,
ओके, हाँ बेटा खुश रहो अभिषेक यादव। चलो, तो भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया रणजीत सिंह ने। अब रणजीत सिंह का कब्जा कहाँ हो गया? अमृतसर पर भी हो गया। तो लाहौर और अमृतसर दोनों ही इंपॉर्टेंट शहर हैं जिन पर रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। अब रणजीत सिंह पंजाब की ये दो राजधानियां बना लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब की दो राजधानियां रणजीत सिंह बनाते हैं, दो कैपिटल स्थापित करते हैं, एक लाहौर और दूसरी अमृतसर। तो लाहौर जो इनकी कैपिटल होती है वो पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक राजधानी। ये कैसी होती है? ये होती है राजनीतिक राजधानी, कैपिटल कैसी? पॉलिटिकल कैपिटल। और अमृतसर जो है ये इनकी धार्मिक राजधानी बनती है, धार्मिक राजधानी। तो दो राजधानियां रणजीत सिंह की, एक रिलीजियस और दूसरी पॉलिटिकल। तो अमृतसर और लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा यहां पर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए इसको मैं रब करता हूं। आप लोग अलर्ट होके बैठिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, है ना। क्योंकि जब आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, है ना, बैठिए कॉपी पेन लेकर आप नोट्स साथ साथ में बनाइए। जो मैं बोल रहा हूं छूटता है कोई तो वीडियो को रिपीट करके, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिपीट करके देखिए। क्योंकि साथ साथ में जब आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा तैयार होगा, है ना। तो सुनिए, देखिए और लिखिए भी, ठीक है। ऑनलाइन का ये फायदा है कि अगर आपको कोई चीज छूटती है तो आप उसे रिपीट करके देख लोगे। तो ऑफलाइन से ज्यादा बेनिफिशियल क्लासेस होती हैं ऑनलाइन की, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन में कभी कभी क्या होता है कि आपस में हम लोग बातचीत करके, है ना, क्लास भटक भी जाता है इधर उधर, लेकिन ऑनलाइन में क्लास भटकता नहीं, टू द पॉइंट चलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कि सर्दी है तो आप रजाई में लेट कर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप टेबल चेयर पे बैठिए और अलर्ट होके बैठिए और नोट्स भी साथ में बनाइए, ओके। चलो, तो यहाँ पर अमृतसर और लाहौर ये रणजीत सिंह की दो राजधानियां बन जाती हैं, ठीक। इसके बाद फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर ये शीघ्र ही झेलम नदी से सतलज नदी का जो प्रदेश होता है ना, तो आपको बताया था ना झेलम नदी, तो झेलम से लेकर सतलज, झेलम से लेकर कहां तक? सतलज नदी तक का क्षेत्र रणजीत सिंह के साम्राज्य में आ जाता है। तो रणजीत सिंह के साम्राज्य में झेलम से लेकर सतलज तक का पूरा बन जाता है और पूरा ये पंजाब होता है उस समय। और ये अब क्या करते हैं, जैसे ही पूरा क्षेत्र ये कब्जा कर लेते हैं झेलम से सतलज तक का, तो जैसा कि हमने आपको बताया वहां की जितनी भी मिसलें थी, जो अन्य सिख सरदार थे, वो या तो रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर लेंगे और या तो वो वहां से भाग जाएंगे। तो भाग कर कहाँ जाएंगे? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों से वो संरक्षण मांगेंगे, अंग्रेज कहेंगे तथास्तु, हम तुम्हें संरक्षण देते हैं, है ना। क्योंकि इसी बहाने अंग्रेजों को रणजीत सिंह के साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। और वो तो चाहते ही है कि किसी तरीके से पंजाब को हम निगल जाए, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी आपको बताई गई, ये एक्चुअल में कहानी नहीं है, ये इतिहास है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। तो ये लगभग 1806 से 7 तक इन्होंने, रणजीत सिंह ने क्या किया, मतलब, और 1808 तक का अगर हम समय लें तो 1808 तक अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह ने सतलज को पार किया। सतलज को पार करके इन्होंने फरीदकोट, अंबाला, है ना, इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फरीदकोट, अंबाला, ये यहाँ पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। अब जानते हो जब सतलज को पार करेंगे, है ना, ये नदी मान लो सतलज ऐसे बहती है ये, ठीक है। जो इंडस की क्या है? इंडस की ये सहायक है, ये सिंधु, ये सिंधु, है ना, और ये हो गई सतलज। और ये इस यहाँ पर एक झेलम है ना। तो झेलम, ये झेलम, तो झेलम से लेकर पूरा सतलज तक का क्षेत्र अब किसका हो गया? रणजीत सिंह का। और इधर 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 है कौन? इधर है अंग्रेज। तो अब जब रणजीत सिंह जैसे ही सतलज को पार करेंगे तो किसकी सीमा में पहुंचेंगे? ये अंग्रेजों की सीमा में पहुंच जाएंगे। तो अब अंग्रेजों को चैलेंज होगा सीधे सीधे। तब अंग्रेज रणजीत सिंह को बाध्य करेंगे कि मिस्टर रणजीत सिंह, आप सतलज के पूरब में आप मत आइए
और आप सतलज के इधर ही रहिए, नॉर्थ वेस्ट में रहिए। कहाँ रहिए? उत्तर पश्चिम में रहिए। उत्तर पश्चिम में तुम कहीं तक भी अपना साम्राज्य विस्तार करो, लेकिन सतलज के पूर्व में आप ना आओ। ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज रणजीत सिंह से एक संधि करते हैं। रणजीत सिंह से ये संधि करते हैं कि मिस्टर रणजीत सिंह, आप सतलज के पूर्व में मत देखिए, आप सतलज के उत्तर पश्चिम में चले जाइए, नॉर्थ वेस्ट में आप कहीं तक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाला। अब आप देखिएगा, तो ये जो संधि होगी, इस संधि का नाम क्या होगा? इस ट्रीटी का नाम क्या होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, और इस संधि को हम लोग भारतीय इतिहास में अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि ये 1809 में होती है, 1809 में होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर की जो संधि है ये अप्रैल में होती है। अगर आपको याद रह सके तो आप रख सकते हो 25 अप्रैल, अगर डेट आप इसकी याद कर लीजिए तो ठीक है। 25 ऑफ अप्रैल है ना, 1801 में ये अमृतसर की संधि होती है। तो अमृतसर की संधि की शर्तें क्या हैं? शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त क्या है? क्या बोले अंग्रेज रणजीत सिंह से कि मिस्टर रणजीत सिंह, आप सतलज के पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। और आप नॉर्थ वेस्ट में, सतलज के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में कहीं भी चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है पंजाब की सीमा, पंजाब की पूर्वी सीमा सतलज नदी को निर्धारित कर दिया गया, यानी रणजीत सिंह को लिमिटेड कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप इधर नहीं आओगे। ठीक है। तो क्या है? पंजाब की पूर्वी सीमा, पंजाब की पूर्वी सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई, सतलज नदी निर्धारित की गई। ठीक है, ये डिसाइड कर दी गई, निर्धारित की गई। ठीक, ये। और इसकी दूसरी शर्त कहते उत्तर में आप जहां तक जाइए, विस्तार करिए, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो यही था। तो ये जो संधि हुई है अमृतसर की, ये रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच में हुई है। तो ये किसके बीच में हुई है? याद रखिएगा, रणजीत सिंह और किसके साथ? चार्ल्स मेटकाप। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है मेटकाप। तो रणजीत सिंह और अंग्रेज था चार्ल्स मेटकाप, उनके बीच ये अमृतसर की संधि होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर रणजीत सिंह अब सतलज के पूरब में नहीं जाएंगे, अभी उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए। ठीक। तो अमृतसर की संधि के पश्चात रणजीत सिंह अब उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करेंगे। अब ये पूरब की ओर नहीं जाएंगे। तो ये क्या करते? रणजीत सिंह मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये सब कुछ जीत लेंगे। तो रणजीत सिंह अब सतलज के ये मान लो सतलज नदी है, तो इधर नहीं जाएंगे। अब ये कहाँ जाएंगे? इधर चले जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इधर ये मुल्तान, पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, मुल्तान, पेशावर, ठीक है, ये सब रणजीत सिंह के साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। तो रणजीत सिंह अब इधर सतलज को क्रॉस इधर नहीं करेंगे, पूरब की ओर नहीं जाएंगे, ये कहां चले जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट की ओर भागते हुए चले जाएंगे। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। तो ये मुल्तान, पेशावर, ये सब जीत लेते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे जो अंग्रेज होंगे वो क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करेंगे? अब इधर से इधर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रणजीत सिंह इधर जाएगा और अंग्रेज भी इधर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब अंग्रेज धीरे धीरे रणजीत सिंह पर डोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो अब मामला यहाँ पर एक शाह शुजा का मामला है। ठीक है, अफगानिस्तान। तो इधर जी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। इधर मान लीजिए ये अफगानिस्तान है ना, तो ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक यहाँ पर दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद। तो जो दोस्त मोहम्मद है, ये अफगानिस्तान की गद्दी के लिए संघर्ष कर रहा है। अफगानिस्तान में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा है, वहां गृह युद्ध चल रहे हैं अफगानिस्तान में। तो
ये जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह, ये क्या करते हैं, ये दोस्त मोहम्मद की सॉरी ये दोस्त मोहम्मद भी है यहाँ पर, नहीं दोस्त मोहम्मद सॉरी यहाँ पर शाहसुजा है, ये नाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, शाहसुजा, ठीक है। तो अफगानिस्तान में एक शाहसुजा है जो कि वहां पर संघर्ष कर रहा है गद्दी को लेकर। तो रणजीत सिंह क्या करते हैं, ये शाहसुजा की मदद कर देते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, मदद कर देते हैं अफगानिस्तान के सिंहासन में बैठने के लिए। तो अफगानिस्तान का शासक बनने में शाहसुजा की मदद करते हैं रणजीत सिंह। तो अब जानते हो शाहसुजा क्या कहता है, कि रणजीत सिंह ने हमको अफगानिस्तान का शासक बनाया, मेरी मदद की, तो मेरा भी दायित्व है कि रणजीत सिंह को हम कुछ दें। तो शाहसुजा क्या करता है, कोहिनूर दे देता है, कोहिनूर, कोहिनूर दिया शाहसुजा ने क्या दिया, कोहिनूर दिया, किसको, रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह को। अब शाहसुजा के पास कोहिनूर कहां से आया, तो हमने आपको बताया ना कि जो कोहिनूर था शाहजहां के सिंहासन में लगा था और नादिर शाह सिंहासन उठा ले गया, तो कोहिनूर कहां चला गया था, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से कोहिनूर लौट के फिर भारत आ गया। तो अफगानिस्तान के जो शासक शाहसुजा थे उन्होंने रणजीत सिंह को कोहिनूर दे दिया। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर किसने प्रदान किया था, तो कोहिनूर किसने दिया था, शाहजहां ने दिया, सॉरी शाहसुजा ने दिया था, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। तो ये मामला अफगान, तो रणजीत सिंह अफगानिस्तान के मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए रणजीत सिंह पंजाब में कितने शक्तिशाली हो जाते हैं कि इन्होंने न केवल पंजाब की स्थापना की बल्कि एक बड़ा पंजाब टेरिटरी बनाया, और इनका हस्तक्षेप अफगानिस्तान की राजनीति में भी हो रहा है। तो रणजीत सिंह काफी शक्तिशाली शासक हैं। तो अंग्रेज पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से रणजीत सिंह की टेरिटरी में प्रवेश किया जाए, ये रणजीत सिंह को किसी तरीके से मजबूर करें, ठीक है। लेकिन जब तक रणजीत सिंह है तब तक अंग्रेज ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे पंजाब का। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होगी वैसे ही अंग्रेज पंजाब को निगल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब मान ला जो अफगानिस्तान का है, ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अफगानिस्तान में मैं यहां पर थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो अफगानिस्तान की राजनीति बताई, यहाँ पर रूस, जो रूस है, रूस भी जा रहा है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध चलना है, ठीक है। तो रसिया भी हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो रसिया का हस्तक्षेप कहां होता है, अफगानिस्तान में। ये बात अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अंग्रेज जान रहे हैं कि हम एक ना एक दिन तो पंजाब जीतेंगे, और जब पंजाब जीतेंगे तो हमारा विस्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान तक हो जाएगा, और अगर हमारी सीमाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान तक होंगी तो वहां तो रसिया बैठा होगा, रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, रसिया से हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि रसिया का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में हो। तो अब अंग्रेज करें तो क्या करें, तो अंग्रेज जानते हो क्या करते हैं, अंग्रेज रणजीत सिंह से कहते हैं कि भैया रणजीत सिंह, हम लोग यूनाइट हो जाएं और रूस को यहां से भगाएं। तो रणजीत सिंह कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम अफगानिस्तान के शासक से भी बात करते हैं, तो हम तीनों लोग मिल जाएं और रसिया को अफगानिस्तान से बाहर किया जाए, ठीक है। तो तीनों के बीच में एक संधि होगी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर, अंग्रेज, रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक के बीच में एक संधि होगी, ठीक है। तो अफगानिस्तान का मामला आपको समझ में शायद आ ही रहा होगा। तो अफगानिस्तान का मामला क्या है, तो ये एक त्रिपक्षीय संधि होगी। तो अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान को लेकर त्रिपक्षीय संधि, यहां पर तीन पक्ष इस पर संधि करेंगे। कौन कौन, एक रणजीत सिंह, दूसरे अंग्रेज, और तीसरे अफगानिस्तान के जो शासक हैं। तो अफगानिस्तान में रणजीत सिंह किसका सपोर्ट कर रहे हैं, शाहसुजा का। तो इस संधि में कौन शामिल होगा अफगानिस्तान से, शाहसुजा। तो ये इन तीनों के बीच में संधि होगी, और मुद्दा क्या है,
रसिया को अफगानिस्तान से बाहर किया जाए। ठीक है, तो रसिया को अफगानिस्तान से बाहर अंग्रेज क्यों करना चाहते हैं, ये स्टोरी हमने आपको, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, है ना। कितने लोग हैं, मैं ओके, तो ये एक संधि होगी। तो इस संधि में जानते हो क्या होगा, इस संधि में अंग्रेज रणजीत सिंह से कहेंगे कि भाई अब हमें अपनी सेना अफगानिस्तान ले जानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रशिया को अगर वहां से हटाना है तो हमें अपनी सेना अफगानिस्तान ले जानी पड़ेगी, और अफगानिस्तान में जाने के लिए रास्ता तो पंजाब से देना पड़ेगा। तो रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस संधि के बाद अंग्रेजी सेना पंजाब से होकर अफगानिस्तान जाने का उसे रास्ता मिल गया। अब इसी बहाने एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, ना केवल वो अफगानिस्तान से रसिया को बाहर करेगा, बल्कि अंग्रेज सेना पंजाब के आंतरिक मामलों को समझ लेगी और सेना, अंग्रेजों की सेना पंजाब में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। ठीक, तो ये मामला है। और इसी बीच 1839 में, इसी बीच 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु, रणजीत सिंह की मृत्यु, रणजीत सिंह की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी तो अंग्रेजों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा सिग्नल है, क्योंकि रणजीत सिंह ही अंग्रेजों को रोक सकते थे। लेकिन रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी आएंगे वो अंग्रेजों को नहीं रोक पाएंगे। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन है? रणजीत सिंह के बाद पंजाब में आते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह, और नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद दलीप सिंह, दलीप सिंह। ये रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं। और ये जो चारों उत्तराधिकारी हैं ये कमजोर हैं, ये अयोग्य हैं, ये अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, और इसलिए अंग्रेजों को बड़ी खुशी होगी कि ये अयोग्य उत्तराधिकारी हैं और अंग्रेज पंजाब को निगल जाएंगे। ठीक है, तो रणजीत सिंह के शासनकाल में अंग्रेज पंजाब को क्यों नहीं निगल पाए? ठीक है, आखिर क्या है रणजीत सिंह में क्वालिटी? तो रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा है, रणजीत सिंह की सेना कैसी है ना, इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके उत्तराधिकारी को पढ़ें, उसके पहले हम लोग रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो रणजीत सिंह का प्रशासन समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके उत्तराधिकारियों पर आते हैं, और उत्तराधिकारियों के काल में अंग्रेजों ने पंजाब को कैसे हराया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में, जल्दी से बोलिए, किसी को कोई समस्या जल्दी से बोलो, बोलिए। नो सर। ओके, सर जो संधि होती है उसका जी? नाम क्या था? कैसे? सर जो रणजीत सिंह अंग्रेज और शाहजहां के बीच संधि होती है उसका क्या इसका नाम था? कोई नाम नहीं है, इसको त्रिपक्षी संधि बोलते हैं, इसका कोई फेमस नाम नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो पूरा यहाँ पर हम समझेंगे अच्छे से, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और ओके सर। बदल देता हूँ लाइव चैटिंग, उसका वॉइस चैटिंग का नहीं ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रणजीत सिंह के प्रशासन की। तो रणजीत सिंह का जो प्रशासन था, इसमें इनका सैन्य प्रशासन कैसा था? क्वेश्चन बनते हैं, सैन्य प्रशासन इनका किस टाइप का था रणजीत सिंह का? सेना नो डाउट कि इन्होंने एक बड़ी सेना का निर्माण किया था रणजीत सिंह ने। तो इनकी सेना जो थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर इन्होंने बनाई थी।
यानी इनकी जो सेना थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी फ्रांसीसी सेना की तर्ज पर इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रशिक्षित सेना का निर्माण किया था इन्होंने, रणजीत सिंह ने। तो यूरोपियन स्टाइल में इन्होंने अपनी सेना को संगठित किया था, ट्रेंड किया था, तो तभी अंग्रेज इनसे आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ऑर्गेनाइज किया था। और इन्होंने कुछ यूरोपीय जो ट्रेनर थे, यूरोपियन ट्रेनर थे, जैसे अलार्ड हो गया, बेंतूरा हो गया, अलार्ड, बेंतूरा, ये यूरोपियन ट्रेनर थे, ठीक है। ये यूरोपीय प्रशिक्षक थे, यूरोपीय प्रशिक्षक। इन्होंने इनको अपॉइंट किया था अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। तो रणजीत सिंह की जो सेना थी उसको जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो यूरोपियन ट्रेनर के द्वारा दी जाती थी। तो यूरोपियन ट्रेनर को इन्होंने क्यों रखा? क्योंकि इनको मुकाबला भी तो यूरोपियंस अर्थात अंग्रेजों से करना है, ठीक है। तो इन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और इनकी सेना में यूरोपीय सैनिक और अधिकारियों के साथ साथ इनकी सेना में पंजाबी, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, मुसलमान, बहुत सारे कौम के लोग इसमें शामिल थे। मतलब इनकी जो आर्मी थी उसमें एक कौम के लोग नहीं थे, डिफरेंट कौम के लोगों को शामिल किया था इन्होंने, ठीक है। और इनकी जो एक बड़ी स्थायी सेना बनी थी उसको फौज ए आइन कहा जाता था। तो रणजीत सिंह की सेना को क्या बोला जाता था? फौज ए आइन। रणजीत सिंह की जो स्थायी सेना थी उसको बोला जाता था फौज ए आइन। और रणजीत सिंह ने सेना को प्रशिक्षित करने के साथ साथ, सेना को प्रशिक्षण दिलवाने के साथ साथ उन्हें अच्छे एडवांस हथियार भी उपलब्ध कराए। और इन्होंने लाहौर में तोप निर्माण कारखाना खोला, है ना। इन्होंने लाहौर, जो इनकी राजधानी थी पॉलिटिकल, लाहौर में इन्होंने क्या बनवाया? एक तोप निर्माण कारखाना। तोप बनती थी, तो तोपें बनाई जाती थी कहां पर? लाहौर में। तो तोप निर्माण सेंटर, यानी जो हथियार बनाने का जो कारखाना, स्पेशली तोपों के निर्माण का कारखाना इन्होंने लाहौर में लगवाया था। और वहां पर इन्होंने एक मुस्लिम तोपची को नौकरी पर रखा था। रणजीत सिंह की जो सरकार, रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य को सरकार ए खालसा कहा जाता था। रणजीत सिंह के साम्राज्य को कहा जाता था सरकार ए खालसा, है ना, सरकार ए खालसा। रणजीत सिंह के कुछ मतलब महत्वपूर्ण मंत्री थे रणजीत सिंह के, तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हरि सिंह नौला, दीनानाथ, हरि सिंह नौला ये मंत्री था, दीनानाथ इनका मंत्री था, दीनानाथ मंत्री। ये जो मंत्री था दीनानाथ, ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर था इनका, वित्त मंत्री था। और फकीर अजीजुद्दीन इनके एक मंत्री था, फकीर अजीजुद्दीन ये इनका विदेश मंत्री था, ये इनका विदेश फॉरेन मिनिस्टर था, ठीक है। तो हरि सिंह नौला, दीनानाथ और फकीर अजीजुद्दीन ये रणजीत सिंह के प्रसिद्ध मंत्री थे, ठीक है, जो कि शासन व्यवस्था में काफी हेल्प करते थे, ठीक। इसके बाद अब लोग आते हैं रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, है ना, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पीसेस में कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह ये इनके क्या हैं? उत्तराधिकारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी भी यहाँ से पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो खड़क सिंह थे, नौनिहाल सिंह थे, शेर सिंह थे, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, है ना, शेर सिंह, लेकिन ये बिल्कुल अयोग्य थे, ये कुछ नहीं कर पाए। तो जो कुछ नहीं कर पाता है उसका कोई इतिहास नहीं होता है, तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो लास्ट है दलीप सिंह, उसकी बात करेंगे, दलीप सिंह, या इसको दिलीप सिंह भी कहते हैं, वैसे दलीप सिंह है। तो ये दलीप सिंह एक ऐसा उत्तराधिकारी है रणजीत सिंह का जो कि अभी मैच्योर नहीं है, ये मैच्योर है, नाबालिग है ना, ये नाबालिग है।
अभी इसके शासन करने की उम्र नहीं है, लेकिन मजबूरी में ये शासक बन जाता है। ठीक है, तो इस चूंकि ये अभी मैच्योर नहीं है, तो ये किसी के संरक्षण में शासन करेगा, है ना। इसकी कोई गार्जियन होगी, इसकी गार्जियन थी राजमाता झिंदन, है ना। तो इसकी संरक्षिका कौन थी, क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं है, नाबालिग है, तो इसकी संरक्षक थी राजमाता झिंदन, है ना। तो ये राजमाता कौन होती है, जो जो राजकुमार की माँ होती है उसे राजमाता कहते हैं। तो राजमाता जो थी झिंदन, वो इसकी संरक्षिका थी, और इसका वजीर था हीरा सिंह डोगरा। इसका जो वजीर था, वजीर जानते हो कौन होता है, जो फाइनेंस के मामले देखते हैं, जो फाइनेंस के मामले देखते हैं। तो दलीप सिंह का वजीर था हीरा सिंह डोगरा, हीरा सिंह डोगरा, ठीक है, ये डोगरा था हीरा सिंह। और बाद में इसने इसे चेंज किया था, बाद में लाल सिंह इसका वजीर बन गया। तो बाद में लाल सिंह इसका वजीर बनता है, लाल सिंह। और इसका जो सैन्य कमांडर था दलीप सिंह का, सैन्य कमांडर था तेजा सिंह, सैन्य कमांडर था तेजा सिंह। तो सैन्य कमांडर, सेना का जो कमांडर था वो था तेजा सिंह। तो इसके ये कुछ अधिकारी हैं, ठीक है, ये कुछ अधिकारी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों की ललचाई दृष्टि पंजाब पर लगी हुई है, और पंजाब में एक नाबालिग दलीप सिंह शासक है। तो अंग्रेजों के लिए काफी अब आसान हो गया है कि वो पंजाब को जीत लें। तो पंजाब के मामले में ये लोग जानबूझकर हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। तो मामला क्या है कि जैसे ही ये पंजाब के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे, तो सिखों की सेना और अंग्रेजों की सेना आमने सामने आ जाएगी, और शुरू हो जाएगा एंग्लो सिख वार। एंग्लो मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध शुरू हो जाएंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, दो हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध, ये कितने हुए, दो हुए हैं। तो हम बात करेंगे भी प्रथम की, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो शुरू हुआ है 1845 में शुरू हुआ है, 1845 में, और 1846 में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू होगा 1845 में, और 1846 में ये खत्म होगा। ध्यान रखिएगा, ईयर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इस युद्ध की बैकग्राउंड क्या थी, है ना। इसकी पृष्ठभूमि तो समझनी पड़ेगी। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि को यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। क्या है मामला, एक्चुअल में एक अंग्रेज अधिकारी होता है मेजर ब्रॉडफुट, इसको लुधियाना में कंपनी का एजेंट बनाया गया था। मेजर ब्रॉडफुट, मेजर ब्रॉडफुट, ठीक है। ये जो मेजर ब्रॉडफुट था, ये ब्रॉडफुट बोलते हैं, फुट नहीं फ्रूट, फुट, मेजर ब्रॉडफुट, ये कंपनी का लुधियाना में एजेंट बनाया गया है ना। लुधियाना कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो इसे लुधियाना में BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बनाया गया, ठीक है, ये एजेंट बना दिया गया लुधियाना में। तो पंजाब जो टेरिटरी थी वहां पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप तो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब पंजाब में जो शासक है वो काफी कमजोर है, ठीक। तो अब होगा क्या, ये काफी महत्वाकांक्षी है, और ये बोलता है, जानते हो इसने एक बात बोली, इसने बात ये बोली कि सतलज के पार की सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में हैं, और जब दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाएगी, जब दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाएगी, तो वो सारी रियासतें कंपनी के हाथ में आ जाएंगी। फिर से समझिएगा क्या बोला, फिर से समझिएगा। मेजर ब्रॉडफुट कहता है कि ये जो सतलज नदी बहती है, ये सतलज है ना, ये है सतलज, है ना। तो इधर तो रणजीत सिंह आए ही नहीं थे, इसने कहा सतलज के पार, यानी इधर की बात कर रहा है, सतलज के पार की जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी रियासतें हैं, जो भी टेरिटरी है, वो अंग्रेजों के संरक्षण में है, ठीक है। और जैसे ही दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाएगी, वो सारी टेरिटरी, सारी रियासतें अंग्रेजों की हो जाएंगी, ये इसने घोषणा कर दी। जब ये घोषणा कर दी, तो दलीप सिंह को ये बात अच्छी
नहीं लगेगी और सिखों की सेना सतलज नदी को पार करती है, सतलज नदी को इधर पार करके और अंग्रेजों के ऊपर हमला कर देती है और शुरू हो जाता है प्रथम एंग्लो सिख वार। तो प्रथम एंग्लो सिख वार का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मेजर ब्रॉडफुट का वो स्टेटमेंट है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो शुरू हो जाएगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर एंग्लो सिख वार। तो चलिए आइए देखते हैं ये शुरू होगा। तो अंग्रेज वर्सेस सिख, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में ये शुरू होगा। तो अंग्रेज वर्सेस क्या होगा, सिख। ठीक, अब अंग्रेजों की तरफ सेनापति कौन है अंग्रेजों का इस युद्ध में, तो सेनापति, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड गफ, लॉर्ड गफ। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, ठीक है, लीड कौन कर रहा है इसमें, तो वो है जनरल ह्यू गफ, ह्यू गफ। ठीक है, तो लॉर्ड गफ सेनापति है और इसे लीड कर रहा है ह्यू गफ। और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है, गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड हार्डिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जब हुआ, मैसूर का नाम याद आ रहा है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जब हुआ था तो अंग्रेज गवर्नर कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग था। अब इधर नेतृत्व तो कौन कर रहा है सेना का, सिखों का, तो सिखों को लीड कर रहा है लाल सिंह। ठीक है, तो सिख सेना को लीड कर रहा है लाल सिंह। अब ये युद्ध शुरू होगा, इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, आइए हम इस रिजल्ट की बात करते हैं। तो अब आप देखो, क्योंकि युद्ध चला है 45 से 46 है ना ये, तो इसमें एक लड़ाई तो हुई नहीं होगी, बहुत सारी लड़ाइयां हुई होंगी। ठीक है, तो इसमें 4 लड़ाइयां हुई है ना, 4 लड़ाइयां हुई, मुदकी, फिरोज शाह, ओलीवाल और सोवराव। कितनी, 4, मुदकी, सोवराव, फिरोजपुर, फिरोजपुर और ओलीवाल, ओलीवाल, ये 4 लड़ाइयां हुई। तो प्रथम एंग्लो सिख वार के दौरान 4 लड़ाइयां हुई। ये जो 4 लड़ाइयां थी इनमें सबसे फेमस लड़ाई थी सोवराव की लड़ाई। ठीक है, जगह है ये, जगहों के नाम पर जहां पर ये लड़ाइयां लड़ी गई उन जगहों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो जो सोवराव की लड़ाई है ये काफी फेमस है। तो सोवराव की लड़ाई हुई है ये 1846 में, फरवरी में, लास्ट में है ना, फरवरी 1846 में। तो यहां पर मैं लिखता हूं सोवराव की लड़ाई। तो इसमें सोवराव की लड़ाई हुई और ये निर्णायक लड़ाई हुई, अंग्रेज सेना की विजय हुई और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो कौन सी, फरवरी 1846, फरवरी 1846 को कौन सी लड़ाई, यहां पर यह है सोवराव की लड़ाई, सोवराव की लड़ाई। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय, अंग्रेजों की विजय, और यहीं से अंग्रेजों का अधिकार लाहौर पर हो गया। तो अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया, लाहौर तो इनके दिमाग में है, क्यों, क्योंकि लाहौर तो इनका पॉलिटिकल सेंटर है ना सिखों का। तो अंग्रेज चाहेंगे सिखों के पॉलिटिकल सेंटर पर कब्जा कर लिया जाए, तो लाहौर पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों की एक खास नीति है कि जो शक्ति हार जाती है उससे वो संधि कर लेते हैं और अपनी शर्तें उस पर थोप देते हैं। तो लाहौर की एक संधि होगी, इस लड़ाई के बाद एक संधि होगी जिसे कहते हैं लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाहौर की संधि की शर्तें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो लाहौर की संधि, लाहौर की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये होगी 1846, सोवराव की लड़ाई के बाद। तो फरवरी में सोवराव की लड़ाई होगी और ट्रीटी ऑफ लाहौर होगी मार्च में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मार्च में लाहौर की होती है संधि, है ना। कब होगी, मार्च में, तो 9 मार्च, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अमृतसर की संधि 1809 वाली और लाहौर की संधि 1846 में 9 मार्च। अब क्या है इस संधि में,
आइए इसकी हम लोग शर्तें देखें। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज यहाँ पर विजेता है, तो अंग्रेज अपनी शर्तें दिलीप सिंह के ऊपर थोप देंगे और दिलीप सिंह को मजबूरी में इस संधि पर साइन करने पड़ेंगे क्योंकि वो हार चुका है। तो संधि की यहाँ पर शर्त है लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना। पहली शर्त, दरबार पर लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का पेनाल्टी, 1.5 करोड़ का जुर्माना, है ना, ये जुर्माना लगा दिया, पेनाल्टी लगा दी, कंपनसेशन लगा दिया। बोला कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर युद्ध किया इसलिए हमारा बहुत नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लाहौर दरबार करेगा। तो 1.5 करोड़ रुपए, तो जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा तो इन्होंने ले लिया लाहौर से। तो लाहौर की अर्थव्यवस्था इन्होंने क्या कर दी? कमजोर कर दी, पेनाल्टी लगा दिया, है ना। दूसरी शर्त इन्होंने कहा कि जो हेनरी लॉरेंस है वो लाहौर का रेजिडेंट बनेगा, है ना। हेनरी लॉरेंस ये बड़ा खतरनाक आदमी है, हेनरी लॉरेंस, ये था एक अंग्रेज, है ना, ये था एक अंग्रेज। ये लाहौर का क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, लाहौर का रेजिडेंट, है ना। ये सेना का एक अधिकारी होता है। अब आप देखिएगा कि इस लड़ाई के बाद जो संधि हुई उसमें अंग्रेजों ने अपनी एक सेना लाहौर में रख दी और लाहौर में उन्होंने अपना एक आदमी रेजिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया। तो अगर अपनी सेना हम किसी की राजधानी में रख देंगे तो समझ लो उसकी स्वतंत्रता तो खत्म हो गई। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना कहाँ रख दी? लाहौर दरबार में रख दी, ठीक है। और महाराज से कहा, यानी जो दलीप सिंह है, कहा कि महाराज अपनी सेना में कटौती कर दे। महाराज को अपनी सेना, बड़ी सेना रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सेना तो वहां है ही। अगर दलीप सिंह पर कोई समस्या आएगी तो हमारी सेना उसे सुरक्षा प्रदान करेगी, इसलिए महाराज अपनी सेना में क्या कर दे? कटौती कर दे। तो महाराजा की सेना सीमित की गई, महाराजा की सेना क्या कर दी गई? सीमित कर दी गई। तो अब देखिएगा कि कितने सारी शर्तें लाद दी गई। लाहौर दरबार पर जुर्माना लगा दिया गया, है ना, अंग्रेजों को यहां से इनकम हो गई। अपनी सेना इन्होंने लाहौर दरबार में रख दी, तो अपनी सेना को लाहौर दरबार में रखकर सिख महाराज की स्वतंत्रता को इन्होंने छीन लिया, है ना। और महाराज की सेना को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, यानी दलीप सिंह की सेना को छोटा कर दिया, संख्या कम कर दी, है ना। तो कमजोर कर दिया सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर किया, सैन्य दृष्टि से भी कमजोर किया और अपना सेना उनके दरबार में रख दिया। तो जिसकी वजह से सिखों की स्वतंत्रता भी छिन गई। और देखिए इन्होंने ये भी कहा कि सतलज पार के सभी प्रदेश अंग्रेजों को मिलने चाहिए। तो ये सतलज नदी जो नहीं थी ये, तो इधर तो अंग्रेज थे ही, इधर इधर सिख थे, इधर सिख थे। तो कहते सतलज के पार के जितने भी क्षेत्र है वो, और कुछ क्षेत्र जो इधर इन्होंने बना रखे थे, तो ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिए। ये सारे क्षेत्र इस संधि के तहत अंग्रेजों ने ले लिए। और सतलज तथा ब्यास नदियों के बीच, सतलज और ब्यास नदियों के बीच जितने भी दुर्ग थे, किले थे, जितने भी दुर्ग थे, किले थे, वो सभी अंग्रेजों ने ले लिए। तो सतलज और ब्यास नदियों के बीच के जितने भी किले थे वो अंग्रेजों ने ले लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, वो ये जो संख्या आप लिख रही है ना 12,000 घुड़सवार और ये, वो सब रटने की जरूरत नहीं है ना, वो सब रटने की जरूरत नहीं है, आंकड़ा नहीं पूछे जाते, है ना। मोटी मोटी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यूपीएससी में डेटा नहीं पूछता है, इसकी शर्तें ही पूछेगा, ओके। तो ये अब ये संधि, अब आप देखिएगा इसके तुरंत बाद एक संधि और होती है ना। लाहौर की संधि के तुरंत बाद एक और संधि होती है जिसको कहते हैं भैरोवाल की संधि, है ना। तो भैरोवाल की एक संधि होती है तुरंत, भैरोवाल की संधि, दो संधियां होती हैं, ठीक है। एक 9 मार्च को और ये होती है दिसंबर में, दिसंबर 1846 को, ठीक है। एक संधि होती है दिसंबर 1846 को, भैरोवाल की संधि। अब भैरोवाल की संधि में क्या शर्तें रखते हैं ये, तो इसकी शर्तें क्या है, ठीक है, शर्तें क्या है। अब आप देखिए शर्तें क्या है। शर्तें इसमें इसने कहा कि
ये जो दलीप सिंह है ना, ये चूंकि नाबालिग है, ये दलीप सिंह नाबालिग है, तो जब तक दलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता है, तब तक हमारी सेना अर्थात अंग्रेजों की सेना लाहौर दरबार में प्रवास करती रहेगी। कहता है कि चूंकि वो नाबालिग है और हमारा दायित्व है कि उसकी हम सुरक्षा करें। तो क्या ये दलीप सिंह की सुरक्षा करना चाह रहे हैं? उसके नाम पर ये अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने बात रखी इस भैरोवाल की संधि में कि जब तक दलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी सेना लाहौर दरबार में प्रवास करती रहेगी, मतलब तब तक वो वहां पर रहेगी, रुकेगी, पहली शर्त। ठीक है। और कहा कि जो लाहौर दरबार का जो प्रशासन है, वो प्रशासन 12 सरदारों की एक टुकड़ी को दे दिया जाएगा, यानी 12 सरदार, तो जो इनके खुद के वो होंगे, है ना। तो अंग्रेजों ने उन 12 सरदारों, जो उनके खुद के आदमी थे, उनको लाहौर का प्रशासन उनके हाथ में दे दिया। ठीक है। और जो दूसरी शर्त है इसमें, जो राजमाता झिंदन थी, झिंदन कहते हैं, झिंदन जो है ये डिस्टर्ब करेगी बार बार। ये झिंदन संरक्षिका थी किसकी? दलीप सिंह की। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जो राजमाता झिंदन है, इनको रिटायर कर दिया जाए, इनको पेंशन दे दी जाए, और कहा कि पेंशन देकर इनको कहीं दूर भेज दिया जाए। तो इनको झिंदन को पेंशन दे दी 48,000, है ना। और इनको कहाँ भेज दिया गया? शेखपुरा। तो भाई झिंदन डिस्टर्ब करेंगी बार बार, क्यों? क्योंकि ये संरक्षिका है इनकी, तो इसलिए इनको हटाओ। तो राजमाता झिंदन को 48 ये सॉरी 48,000, हाँ ऐसे लिखा जाएगा, 48,000 की पेंशन देकर इन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। क्या 48,000 इनको महीने दिया जाएगा? नहीं, ये वार्षिक दिया जाएगा, है ना। कहते 48,000 की तुम पेंशन लो वार्षिक, और आराम से थोड़ा दूर रहो तुम, शेखपुरा। तो कुल मिलाकर जो प्रथम आंग्ल मैसूर आंग्ल सिख युद्ध था, इसमें जो सिख हैं वो कमजोर हो गए और अंग्रेज उन पर डोमिनेंट हो गए। अब सिर्फ एक समय का इंतजार है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो उसके लिए होगा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो दूसरा, तो हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार, आंग्ल सिख युद्ध। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा। ठीक। तो ये जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा, ये होता है 48 में। ठीक है, 1848 से 1849 में। ठीक। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर एक पंजाब का सूबेदार होता है मूलराज, है ना। उसका नाम क्या होता है? मूलराज। पंजाब सॉरी जो मुल्तान, पंजाब का जो क्षेत्र है मुल्तान, है ना। तो मुल्तान का गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह, मूलराज का विद्रोह। अब ये क्या मामला है समझो। ये जो इसने विद्रोह क्यों किया था, तो जो मूल रास्ता इसने विद्रोह इस बात को लेकर किया था, ये पंजाब को अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त कराना चाह रहा था, और इस वजह से इसने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। तो विद्रोह ये किस लिए किया? अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, अंग्रेजों के मुक्ति के लिए इसने विद्रोह कर दिया, है ना। कि जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप में आ चुका है, इसलिए पंजाब को अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचाया जाए, बचाया जाए, इसलिए इसने कर दिया विद्रोह। तो जैसे इसने विद्रोह किया, वैसे ही अंग्रेजों को मौका मिला और अंग्रेज और सिख आपस में भिड़ गए, और शुरू हो गया सेकेंड एंग्लो सिख वार। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार में क्या होता है, इसमें दो लड़ाइयां होती हैं। एक होती चिलियान वाला की लड़ाई, चिलियान वाला की लड़ाई, एक चिलियान वाला की लड़ाई होती है। चिलियान वाला की लड़ाई का समय होता है जनवरी 1849 में, जनवरी 1849 में, 1849 में चिलियान वाला की लड़ाई होती है। तो यहाँ पर सिख और अंग्रेज, ठीक है, तो
ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, सिख वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज। तो अंग्रेज की सेना को लीड कर रहा है, हालांकि लीड कौन कर रहा है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, लॉर्ड गफ था, ठीक है, लॉर्ड गफ था। और सिख सेना को लीड कर रहा है शेर सिंह, है ना, ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है शेर सिंह। ये लीडर आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना, इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, ये मतलब अभी निर्णय नहीं हुआ है ना, तो ये कैसा रहा, अनिर्णित। ये युद्ध कैसा रहा, अनिर्णित, ठीक, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ अभी, इस लड़ाई में अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। और जब तक डिसीजन होगा नहीं तब तक लड़ाइयां होती रहेंगी, जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक लड़ाइयां होती रहेंगी। फिर इसमें अच्छा, इस समय जो गवर्नर जनरल बनकर आया है, ये 48-49 का समय है, तो इस समय जो गवर्नर जनरल है वो जानते कौन है, वो है लॉर्ड डलहौजी। कौन है, लॉर्ड डलहौजी का ये टाइम है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम है ये, ओके। तो लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, ये चिलियानवाला की जो लड़ाई है इस पर टिप्पणी करता है, ये कमेंट करता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ये सेटिस्फाइड नहीं है चिलियानवाला की लड़ाई से, तो ये कहता है कि चिलियानवाला की लड़ाई में जितना हमने खर्च किया है उतना हमें यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो चिलियानवाला की लड़ाई के बाद ये कमेंट करता है कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। एक भारी खर्च उठाकर हमने ऐसी विजय प्राप्त की है, एक ऐसी विजय प्राप्त की है, एक ऐसी विजय हासिल की है जो पराजय के बराबर है। यानी ये लॉर्ड डलहौजी इससे सेटिस्फाइड नहीं है चिलियानवाला की लड़ाई से। तो अब ये इस गुस्से में जानते हो क्या करता है, ये लॉर्ड गफ को हटा देता है, लॉर्ड गफ को यहां से हटा देता है, कहता तुम सही सेनापति नहीं हो। तो लॉर्ड गफ को हटा देता है और चार्ल्स नेपियर को ब्रिटिश सेनापति बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रधान सेनापति अब कौन होगा, लॉर्ड गफ से ये संतुष्ट नहीं है, लॉर्ड डलहौजी इसको हटा देता है और अगला सेनापति कौन नियुक्त किया जाता है, तो लॉर्ड गफ की जगह पर, लॉर्ड गफ की जगह चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति, है ना, प्रधान सेनापति बनाया गया, इसको नियुक्त किया गया और इससे कहा गया कि अब अगली लड़ाई की तैयारी करो। तो जो अगली लड़ाई होगी उसे कहा जाता है गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध, ठीक है। तो अगली लड़ाई होगी गुजरात या तोपों का युद्ध, तोपों की लड़ाई इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी 1849 में ही होगी और ये फरवरी में लड़ाई हुई थी, फरवरी 1849 ये लड़ाई हुई, ठीक है। इस लड़ाई में क्या हुआ, चार्ल्स नेपियर ने सिखों को बुरी तरीके से पराजित किया। तो इस लड़ाई में जो गुजरात या तोपों की लड़ाई थी, इसका रिजल्ट क्या है, अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरीके से पराजित किया। एक तो पराजय होती है, एक होती है बुरी तरह से पराजित करना, ठीक है, बुरी तरीके से पराजित किया। तो अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और लॉर्ड डलहौजी ने, देखिए ये फरवरी में लड़ाई हुई है ना, फरवरी में लड़ाई हुई, तो लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और मिलाया किस डेट को है, 30 मार्च 1849 को। तो 30 मार्च 1849 को याद रखिएगा, 30 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन यहाँ पर दो अंग्रेज ऐसे थे, एक नाम है हेनरी लॉरेंस का और एक नाम है लॉर्ड एलनबरो। तो हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एलनबरो, इनकी इच्छा नहीं थी कि पंजाब को मिलाया जाए, लेकिन लॉर्ड डलहौजी उतावला था
और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में इसने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया? 30 मार्च 1849 को। इस तरीके से पंजाब पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा कि पंजाब का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर आधुनिक पंजाब क्या कैसे बना, फिर पंजाब का विस्तार कैसे हुआ, और फिर अंग्रेजों ने इस पंजाब को कैसे मिलाया, और अफगानिस्तान का मामला क्या था। ये पूरा लेक्चर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। और अगर आप इसमें कोई बुक पढ़ते हैं तो इसके बाहर बुक में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही चीजों को हमने निचोड़ कर रख दिया है। तो ये लेक्चर आज हमारा कंप्लीट होता है। कैसा रहा लेक्चर? कैसा? तो तुरंत बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को? सर हेनरी लॉरेंस और उसके बाद आपने क्या नाम बताया था? हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एलन बरो। हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एलन बरो, ये दो ऐसे अंग्रेज थे जो पंजाब को मिलाने के फेवर में नहीं थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में उसको मिला लिया। ठीक है, ओके। सर आपने जो हरी सिंह नौला बताया था वो किस पोस्ट पे था? क्या करोगे इन सब पोस्ट का, है ना, ये सब कुछ नहीं पोस्टते हैं। ठीक है, छोड़ो। थैंक यू। ठीक है, मंत्री था। ठीक है सर। हाँ, मंत्री था, बस इतना याद रखो, सब कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल अगले लेक्चर में। फिर से एक बेस्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। गुड नाइट। मुलाकात होगी कल।